कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के पर्यावरण बचाव कविता के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इस कविता को जानने से पहले इस कविता में आए हुए कुछ शब्दार्थों को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं शब्दार्थ कौन कौन से। सबसे पहले शब्दार्थ है माँ, बेटी, पर्यावरण, परिसर, बचाओ उड़ीसी, जगत प्रपंच, सौंधी सुगंधिता, सुवासने मिट्टी, मಣ್ಣು, जीव जीवी, शोध, शब्द, रोपेंगे हಚ್ಚುವುದು, शपथ ಅಂದ್ರೆ प्रतिज्ञे, जल नीरो। तो बच्चों, ये थे शब्द। अभी देखते हैं समानार्थक शब्द कौन कौन से। नहीं, समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। समानार्थक शब्द में पहला है पर्यावरण, यानी इसका दूसरा अर्थ है परिसर। जल यानी पानी, हवा यानी वायु, मित्र इसका अर्थ दोस्त, मांग चाह, शोर इसका अर्थ है आवाज। तो बच्चों, ये थे शब्द और समानार्थक शब्द। तो चलिए अभी देखते हैं कि इस कविता के कवि कौन है, इसका आशय क्या है और इस कविता का सारांश देखेंगे। सबसे पहले बच्चों, इस कविता का परिचय देखेंगे। कवि का नाम है परशुराम शुक्ल। परशुराम शुक्ल जी का जन्म जून 6, 1947। बताइए बच्चों, 1947 में क्या हुआ था? हमें आजादी मिली थी, हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, लेकिन अगस्त 15, 1947 को। कवि का जन्म हुआ है जून 6, 1947 को। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। कवि का जन्म 1947 उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। ये बाल साहित्यकार थे बच्चों। भारतीय वन्य जीव कृति पर आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्हें भारतीय वन्य जीव कृति, इस पर इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत हैं। तो बच्चों, ये था कवि परिचय। अभी देखते हैं कि इस कविता का आशय क्या है। परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है, क्योंकि परिसर बिना हम नहीं रह सकते। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। आजकल जलवायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। परिसर, तो परिसर क्या है बच्चों? पानी, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, ये सब कुछ क्या होता है? परिसर होता है। इसके बिना मानव का जीवन असंभव है। अगर पेड़ होंगे तो ही हमें वायु मिलेगी, नहीं तो मनुष्य का जीना असंभव है। पेड़ होंगे तो ही वर्षा होगी, वर्षा होगी तो ही मनुष्य जी पाएगा, क्योंकि पानी के बिना मनुष्य जीना असंभव है। इसीलिए कवि ने कहा है परिसर के बिना, परिसर यानी पेड़ होंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो पानी होगा, पानी से ही
पेड़ पौधे होंगे और मनुष्य इस परिसर के बिना जी नहीं सकेगा। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। शुद्ध पर्यावरण यानी पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ऐसा शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए, जीव यानी मनुष्य के नहीं सभी जीवियों के लिए भी, प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए, सभी के लिए, जीव जगत के लिए आवश्यक है। शुद्ध पर्यावरण होना आवश्यक है। आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। आजकल यानी आज के इस युग में जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है और ध्वनि भी प्रदूषित हो रहा है। वह कैसे? जल पानी में यानी जो कंपनी फैक्ट्रीज होते हैं, इसका गंदा पानी जो होता है, इससे जल प्रदूषित होता है। वायु वाहनों से प्रदूषित होता है। ध्वनि यानी ज्यादा शोर शराबे से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ऐसे निरंतर बढ़ते जाते कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। यानी आज जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण बढ़ते ही जा रहा है। इसलिए परिसर का संतुलन ही बिगड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है। जो इस परिसर का रक्षा करना सभी का आद्य कर्तव्य है, क्योंकि इस परिसर में ही हमें जीना है। प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इस कविता द्वारा शुक्ल जी ने हमें इस ज्वलन यानी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है और ध्वनि प्रदूषित हो रहा है, तो इससे बड़ी समस्या और कोई नहीं है। अगर ऐसी समस्या होगी तो आगे चलकर सभी के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। इस समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। मतलब परिसर इಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ। ಪರಿಸರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಸಂಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಪರಿಸರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು। ಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಸರ ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅವಶ್ಯಕ। ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಇದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ। ಇದು ಹೆಚ್ಚಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಸರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ। ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಜಿ ಕವಿಯವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ। ಜ್ವಲಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಅವರು ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो चलिए बच्चों, अभी इस कविता को मैं पढ़ती हूँ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में जब तक जग में पानी। जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है, ये सबको समझाओ। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सर, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा।
शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ, एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ ये खाओ। आज समय की मांग ही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग ही है, यानी आज की मांग क्या है? मांग यानी मेरी के चाह। आज की इस समय में मांग क्या है? सबसे पहले पर्यावरण बचाओ। अगर पर्यावरण नहीं तो जीना असंभव है। पर्यावरण से ही हम लोग जीते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों से जो हमें वायु मिलती है उससे ही हम लोग जीते हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो मनुष्य का जीवन असंभव है। इसलिए पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। कवि कहते हैं आज के समय में पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। तब तक जीव है जगत में, यानी जब तक इस जगत में जीव है, जब तक जग में है पानी। जीव जब तक है तब तक ही जग में पानी है। जब तक वायु शुद्ध रहती है सोंधी मिट्टी रानी। जब तक इस जग में जीव है, जीव यानी प्राणी पशु, जब तक जगत में है, जब तक जग में पानी, तब तक ही पानी है। क्योंकि अगर प्राणी होंगे तो जंगल होगा, जंगल होंगे तो पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो ही पानी होगा। जब तक वायु शुद्ध रहती है सोंधी मिट्टी रानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, प्रदूषित नहीं होती, तब तक मिट्टी सोंधी रहती, यानी खुशबू सुगंध आती है। जब बारिश का पानी बरसता है बच्चों तो मिट्टी में से एक सुगंध सी आती है। कब तक? जब तक वायु शुद्ध रहती है, वायु प्रदूषित नहीं होना चाहिए, तब तक मिट्टी से सोंधी खुशबू आती है। तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। ये जब तक है, यानी पानी है, मिट्टी है और शुद्ध वायु है, तब तक ही मानव का जीवन है। यानी मानव को जीने के लिए क्या चाहिए? पानी, वायु और खाना, यानी आहार पदार्थ। ये सब कुछ कैसे? यानी अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे तो क्या होगा? सांस लेने में मुश्किल होगी, मनुष्य जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कवि कहते हैं जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, यानी वायु जब तक शुद्ध रहती है मिट्टी भी सोंधी रहती है। यानी वायु अगर कलुषित हो गई तो मिट्टी में सोंधी खुशबू नहीं होगी। तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझना चाहिए। क्योंकि पेड़ पौधों से ही पशु पक्षियां प्राणी सभी पशु हैं। जब तक जग में पानी रहता है, जब तक वायु शुद्ध रहती है सोंधी मिट्टी रानी, यानी वायु जब तक शुद्ध रहती है मिट्टी में से सुगंध आती है, तब तक मानव का जीवन है। ये सबको समझो। जब तक ये जीव है, मिट्टी है और पानी है, शुद्ध वायु है, तो ही मनुष्य का जीवन है, ना मानव का जीवन असंभव है, ऐसे कवि कहते हैं। ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀರಿದೆ,
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುಗಂಧಿತ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಬೀರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ತತ್ತತ್ ಮಾನವ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಮಣ್ಣು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವಿಸೋದು ಸಹ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಸಹ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನಗಳಿಂದ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಗಾಳಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಲುಷಿತವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮರಗಳ ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆಯು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮರಗಳಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮರಗಳಿದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ಸಹ ಜೀವಿಸ್ತವೆ. ಕಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೀವಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀರಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ, चलिए देखते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि पेड़ों को काटने से मनुष्य का जीवन आगे चलकर क्या हो सकता है। इसीलिए कवि कहते हैं पर्यावरण बचाओ। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी। कवि कहते हैं ध्वनि शब्द, मिट्टी जल यानी पानी, वायु यानी हवा, आदि जीव जगत के मित्र सभी, ये सभी जीव के लिए मित्र है। अगर ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सभी जीव जगत के मित्र है, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा, यानी इन सभी की रक्षा करना, मिट्टी की, जल की, वायु की रक्षा करना कर्तव्य हमारा है। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। शोर यानी जो शब्द ध्वनि ज्यादा होता है उसको, और मिट्टी के संग नहीं, मिट्टी जो अभी हम लोग बारिश आने पर या वर्षा होने पर उसकी सुगंध लेते हैं, अगर मिट्टी में भी हर तरफ क्या होता है बच्चों कि मिट्टी के बगैर टायर रोड्स बनाते हैं। अगर ऐसे ही हुआ तो एक दिन हमें मिट्टी को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा संकट आ रहा है। तो अगर मिट्टी ही नहीं रही तो पेड़ उगाना भी मुश्किल होगा। इसलिए कवि कहते हैं शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। शोर और मिट्टी, शोर से कई लोगों को कष्ट होता है, बिना वजह शोर होने से बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को तकलीफ होती है, और जो बीमार होते हैं उनको भी बहुत कष्ट होता है। और इन सबको दूर करने के लिए कवि कह रहे हैं ಧ್ವನಿ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಮಿತ್ರರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವಾಯು ಇಲ್ಲದೆ ಸಹ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶೋರ್ और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सर. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಬ್ಬಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಟಾರ್ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಣ್ಣನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ. नमें आवश्यकता है एक वृक्ष, यानी सिर्फ एक ही वृक्ष यदि कट जाए तो कई जगह पर हमको आवश्यकता होती है कि अगर बीच रास्ते पर एक पेड़ है तो उसको काटना पड़ता है. तो अगर उसको काटेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके जगह में यानी वहीं पर ही दूसरी जगह पर 11 वृक्ष लगाओ. एक वृक्ष काटने पर 11 वृक्ष लगाओ. एक वृक्ष हम नित्य रोपेंगे, यानी हर दिन हम एक वृक्ष को रोपेंगे यानी लगाएंगे. आज शपथ ये खाओ, आज तुम ये शपथ खाओ कि हर दिन एक वृक्ष लगाओगे. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. आज की मांग यही है कि इस पर्यावरण को बचाओ. अगर इस पर्यावरण को बचाना है तो बच्चों हमें बहुत सारे पेड़ उगाने होंगे, क्योंकि आज की इस दुनिया में सभी अपने अपने आवश्यकता के अनुसार पेड़ों को काट रहे हैं. अगर एक मकान बनाना हो तो उसके लिए भी पेड़ों को काटते हैं. हमें फर्नीचर चाहिए और दरवाजे बनाने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं. अगर ऐसे ही हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि हमें सांस लेने में भी मुश्किल होगी. और जो वायु कम होती जा रही है उस पर इन वाहनों का, यानी बढ़ती हुई इन वाहनों से जो काला धुआं निकलता है, इससे कलुषित होकर लोग बीमार पड़ते हैं. बच्चों आप जानते हो कि प्रदूषण यानी ये एक निबंध है. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है. जल प्रदूषण यानी पानी में जो अनपढ़ लोग होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, अपने कपड़ों को ले जाकर वहां पर धोते हैं, क्योंकि उसकी गंदगी पानी में चली जाती है. और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने वाहनों को ले जाकर, गाड़ियों को ले जाकर पानी में धोते हैं, चाहे वो नदी हो या नाला हो या तालाब, वहां पर धोकर आ जाते हैं, लेकिन उसकी गंदगी पानी में चली जाती है. और बहुत से लोग बैल हो, भैंस हो, सभी को ले जाकर पानी में नहलाते हैं. तो इसको रोकना होगा. अगर आपको कुछ धोना है या साफ करना है तो उसके लिए भी अलग से तरीके हैं. ऐसे बहते हुए पानी में, तालाब में, नदी में, या फिर कोई ऐसे जगह जहां पर उसका पानी का उपयोग होता हो, ऐसी जगह पर ना करें, ऐसा आपको बताना है. दूसरा, वायु मालिन्य, यानी वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है. वायु प्रदूषण इन वाहनों से, बढ़ते हुए वाहनों से जो काला धुआं निकलता है उसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है. और फैक्ट्रियों का जो गंदा धुआं निकलता है वो भी वायु में मिलकर वायु प्रदूषण होता है. इसके लिए भी हमें कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने पर इसको हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं. तीसरा, ध्वनि प्रदूषण, यानी
कहीं पर अगर कोई कार्यक्रम चल रहा हो तो वहां पर उनको जितना जितना वैल्यू चाहिए सिर्फ उतना ही रखिए, इससे दूसरों को कष्ट ना हो, ऐसा कहेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा इस पर्यावरण को रक्षा कर सकते हैं। एक वृक्ष यदि कट जाए ಒಂದು ಮರನ ಕಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಡೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾರ ವೃಕ್ಷಗಳಾವ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡಿದ್ರೆ ನೀವು 11 ಮರಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕ್ ವೃಕ್ಷ ಮಿತ್ರೋಪೇಗೆ, ದಿನಾ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಚ್ತೀವಿ. ದಿನಾ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನಾವು ಬಂದು ಹಚ್ತೀವಿ. ಆ ಶಪಥೆ ನಾವು ದಿನಾ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಂಗಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೇ ಈ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋ ವಾಹನಗಳಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಯು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಂತರ ಗಾಳಿ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎತ್ತು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ತೊಳಿತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಗಿತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲುಷಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಜನ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಬ್ಬಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನ ಉಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ बच्चों आज की इस कविता को आपने समझा है। मैं इस कविता का सारांश मैंने आपको बताया है, आशा है आपको समझ में आ जाएगा।